नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज 17 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज 17 ऑफ द मई। और आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज हम बनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। आज के दिन 17 ऑफ द मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए उसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहली न्यूज आती है हमारे सामने, पाकिस्तान विल यूज दिस IMF मनी टू फंड टेरर। राजनाथ, देखो जो हमारे राजनाथ सिंह है, ठीक है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो पैसा IMF ने दिया है किसको? पाकिस्तान को। तो याद रखना, दो ग्रुप होते हैं बेसिकली, है ना। हालांकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले। एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है आपका IMF, ठीक है। दोनों की फॉर्मेशन 1944 में होती है। दोनों के दोनों जो आपके ब्रेटन वुड्स जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के बाद ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये आपके अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देता है, ये आपके डेवलप्ड नेशंस को पैसा देता है। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका वाशिंगटन DC में बना हुआ है, ठीक है। अब समझना, इसका जो हेड है आज के दिन कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसका जो हेड है आज के दिन वो कौन है? तो अजय बंगा। और बेसिकली अजय बंगा कहाँ के हैं? तो वो इंडियन ओरिजिन के, ध्यान रखना। तो अभी जब भारत पाकिस्तान चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने कई बार पढ़ा भी है, तो उस समय पाकिस्तान ने हेल्प मांगी कि उसे पैसा चाहिए, लेकिन भारत कोशिश कर रहा था कि उसे FATF में डाल दिया जाए, जो आपका FATF की ब्लैक लिस्ट है उसमें डलवा दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको पैसा मिल जाता है किसकी तरफ से? IMF की तरफ से। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है एक वर्ल्ड बैंक होता है, दोनों पैसा देने का काम करते हैं। एशियन लेवल पर देखा जाए तो ADB बैंक भी होता है, AIIB बैंक भी होता है, वो अलग चीजें होती हैं, समझ गए? हाँ, समझ में आ रही है? तो एक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, दूसरा कौन सा है? IMF। तो राजनाथ सिंह जी का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे से टेरर फंडिंग करेगा। और जो ऐसे देश होते हैं जो पैसा लोन पर लेकर टेरर फंडिंग करते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। किसके थ्रू? FATF जो होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कब बनी थी? 1989 में बनी थी, ठीक है। और इसमें टेररिज्म को कब ऐड किया गया था कि अगर टेररिज्म में मनी लॉन्ड्रिंग करते पाए गए तो 2001 में इसको ऐड किया गया था, जब 9/11 वाला अटैक होता है अमेरिका में, ठीक है। तो ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट रिपीटेड है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आंध्रा लीकर स्कैम, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज एंटिसिपेटरी बेल टू जगन रेड्डीज फॉर्मर एड्स। तो समझना हुआ क्या? देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका अल्कोहल, ठीक है। तो पहले इसके अगली वाली न्यूज भी इससे लिंक करती हुई है, तो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एक होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल होती है ना, बेसिकली दो तरह की होती है, ठीक है। और कौन कौन सी तरह की दो अल्कोहल होती है? तो चलो हम इसको इसके साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों ही आज अल्कोहल की न्यूज थी, तो इसके साथ पढ़ लेते हैं। और ड्रिंकिंग टू डेथ, यानी कि होता क्या है कि अगर आप दारू पीते हो, अगर आप शराब पीते हो, अल्कोहल पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो साफ साफ लिखा होता है कि ये क्या है? इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। सेहत के लिए हानिकारक है, आपकी डेथ भी हो सकती है, कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। आपका लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उससे ना। लेकिन फिर भी लोग दारू पीते हैं, लोग अल्कोहल का यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का यूज करना, क्या अल्कोहल का यूज करना अलाउ है? तो सबसे पहले समझना, जो आपके इंजूरियस टू हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं वो आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? बैन होने चाहिए, ठीक है। बैन ऑन द प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे मैंने लिख दिया अल्कोहल हो गया। अब एक बात समझना, ये बात लिखी कहां पर है? तो ये बात लिखी है आर्टिकल 47, जो कि पार्ट किसका है? तो आर्टिकल 47 इज द पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी कि स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। लेकिन क्या जरूरी है कि आर्टिकल 47 में लिखा है तो बैन होना चाहिए? ऐसा नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 37 क्या कहता है DPSP का कि दीज DPSP आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। तो कुछ स्टेट अगर चाहता है पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर काम करना चाहता है तो इनको बैन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बिहार हो गया, तो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं तो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अल्कोहल को शुरू कर देंगे। तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज DPSP में जो बातें लिखी होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है
कि बहुत साल पहले एक केस हुआ था, है ना, 1990s का केस है, बेसिकली 50 से चले आ रहे हैं। उसमें कहा गया था कि क्या आर्टिकल 21 में अल्कोहल को डाल देना चाहिए। तो याद रखना, क्या दारू पीना, ड्रिंक करना इज योर फंडामेंटल राइट, बिकॉज आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव। समझना, राइट टू लिव यानी कि मुझे जीने की आजादी है, राइट टू लाइफ। और इसमें दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है कि कैसे जीना है मुझे विद डिग्निटी, और दूसरा आता है कि मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीना है। तो अगर मैं शराब पी रहा हूं तो क्या मैं हेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहा हूं? नहीं जी रहा हूं, क्योंकि उससे तो मेरे को नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर आपने सुना होगा एक केस हुआ था, के.एस. पुट्टास्वामी केस। और के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, वो आपके किस में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, जीने के राइट में आता है। अब कोई इंसान अपने घर में, समझना बहुत अच्छे से, कोई इंसान अपने घर में बैठ के शराब पीना चाहता है तो उसकी प्राइवेसी का सवाल है। अब वो चाहे अपनी सेहत के साथ नुकसान करे, चाहे कुछ भी करे, तो उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि चलो वो पी रहा है, वो ठीक है, क्या वो बेच सकता है? तो याद रखना, आप अल्कोहल को ऐसे नहीं बेच सकते हो कि तुमने दुकान खोली, बेचना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, घर पे बना के बेचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है। क्यों? क्योंकि समझना मैटर ये है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो बेसिकली, आपने सुना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे उसमें एक आता है यूनियन लिस्ट, तो उस पर सिर्फ वही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। एक होता है स्टेट लिस्ट, सिर्फ किसके अंडर में आते हैं, वो स्टेट के अंडर में। एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि उसके ऊपर स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और सेंटर भी। ठीक है, अब समझना, जो आपकी अल्कोहल होती है, जो दारू होती है, बेसिकली वो किस में है, तो वो स्टेट लिस्ट में है। और पहले क्या था, इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो थी ना, वो किसकी में आती थी, सेंटर में आती थी, यूनियन लिस्ट में आती थी। बट आपकी जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है वो किस में आती थी, स्टेट लिस्ट में। तो लोग क्या करते थे, मिक्सिंग करते थे, फर्जी दारू बना लेते थे, तो लोगों की डेथ होने लगी। तो बाद में चल के दोनों को किस में डाल दिया, उसमें स्टेट लिस्ट में। तो आज के दिन अल्कोहल इज ए मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी कि उसको बेचना, खरीदना, प्रोडक्शन करना, सेल, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी किसकी जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। आज समझ में आ रही है? तो हुआ क्या समझना, जो जब से इसको स्टेट लिस्ट में डाला, अब होने क्या लगा है कि स्टेट ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करता है, क्योंकि दोनों उसके पास है। तो याद रखना, जो आप पीते हो, जो आप ड्रिंक करते हो, वो थोड़ी सी महंगी होती है, और जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होती है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होती है, थोड़ी सी सस्ती होती है, नहीं बहुत ही ज्यादा चीप होती है। जैसे आपने परफ्यूम देखे होंगे, जैसे आपने कलर पेंट देखे होंगे ना, उनके अंदर वो यूज होती है। ठीक है, स्क्रैच वगैरह साफ करने के लिए जो केमिकल्स आते हैं, उन सब में इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है, बड़ी चीप होती है। तो लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीप को ड्रिंक वाली में मिला देते हैं और दे देते हैं। और तुमने अखबार में पढ़ा होगा, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो सब यहीं से आता है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया हुआ है कि इलिसिट लीकर ट्रेजेडीज एक्सपोज सिस्टम करप्शन एंड रेगुलेटरी फेल्योर, कि उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा अच्छे से, जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। बेसिकली बात समझ में आ रहा है? अभी पंजाब के अंदर कुछ लोगों की डेथ हुई है, तो ये वहां से न्यूज में आया हुआ है, समझ गए? तो बेसिकली लीकर कहाँ का है, तो यहाँ का है। तो क्या राइट टू ड्रिंक लीकर इज योर फंडामेंटल राइट? तो याद रखना, वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है कि तुम कहीं भी बैठ के दारू पीने बैठ जाओ, कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं, बट इट इज इंक्लूडेड इन अंडर आर्टिकल 21 में। किसके अंडर आता है, तो याद रखना, अंडर राइट टू प्राइवेसी। तुम घर में बैठ के पी सकते हो, लेकिन तुम बेच नहीं सकते हो, तुम ओपनली उसको पी नहीं सकते हो कहीं बैठ के पब्लिक पैलेस पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्राइवेसी में जरूर उसको रखा गया, समझ गए? तो राइट टू प्राइवेसी में आता है, लेकिन राइट टू लिव या आपके आर्टिकल 21 में उसको इंक्लूड नहीं है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ गए? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है? तो समझना, होता क्या है, एक होता है हूच पॉइजन। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये हूच पॉइजन आपकी बॉडी में पहुंचता है, तो देखो एक होता है इथेनॉल, एक होता है मीथेनॉल।
तो जो हम पीते हैं ना वो होता है इथेनॉल, और जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं होता है मीथेनॉल। तो ये क्या करता है, मीथेनॉल को उसमें मिला देते हैं और उससे होता है क्या है, वो एक जहर बन जाता है जिसे हूज पॉइजन कहते हैं। तो याद रखना ये वर्ड आपसे पूछ सकता है। विच इज इजिली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इज एडेड टू बटरस इलीगली प्रोड्यूस्ड अल्कोहलिक ड्रिंक में मिला देते हैं। वही सब कहानी है जो मैंने आपको बताई। मेथनॉल ऑल्सो नोन एज द मिथाइल अल्कोहल अमोंगस्ट अदर नेम्स इज ए केमिकल एंड द सिंपलेस्ट अल्कोहल विद द फॉर्मूला। और देखो अगर आपने इसको पी लिया 10 ml पी लिया तो आप अंधे हो सकते हो, समझना। अगर आपने 10 ml ये पी ली तो अंधे हो सकते हो। अगर आपने 30 ml तक ये पी लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है 10 मिनट से लेकर 30 घंटों के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो आपको इससे बचना चाहिए। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये बैन होना चाहिए? आर्टिकल 47, जो कि किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। बट किसके थ्रू लिया गया है, कहां से लिया गया? तो याद रखना ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। गांधी जी का सपना था कि भारत कैसा होना चाहिए? शराब मुक्त होना चाहिए। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल से हमने उठा रखा है, समझ गए? और आता किसमें है? डीपीएसपी में। तो आई थिंक आप कुछ बातें समझे होंगे। हूज पॉइजन क्या होता है, कैसे कैसे चीजें काम करती है। जैसे अमृतसर पंजाब में हुआ ना, लगभग 23 लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद से ये न्यूज में दोबारा से निकल के आ गया है। पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति केस 1996 इन ए वेलफेयर स्टेट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मोर ओवर इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज फॉर इट्स पीपल। यानी कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, लेकिन उसमें लीकर देना अलाउड नहीं है। कभी तुम सोचो कि मजदूर सुबह से शाम तक तुम्हारे घर में मजदूरी कर रहा है और शाम को तुम उसको एक बोतल दे देते हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। एवरी डॉक्टर वेदर एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अदरवाइज हैज द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू एक्सटेंड हिज सर्विसेज विद ड्यू एक्सपर्टीज फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ। आर्टिकल कौन सा है? 21। डीपीएसपी का कौन सा है? आपका 47, गलती से 48 लिखा गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। इसी को वुड एल्कोहल भी कहते हैं और इसी को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, दोनों याद रखना, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, ठीक है। पेंट्स में, बायोफ्यूल्स में, ठीक है, वर्निसेस में यूज होता है, ठीक है। बनता कैसे? तो इसे साइन गैस भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन मिक्स कर दी जाती है तो ये बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, काफी न्यूज में है। अच्छा, हमारे यहाँ पर कौन कौन से रेगुलेशंस बने हैं इसको रोकने के लिए? तो FSSAI जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका है, बेसिकली जो 2008 में बना होता है, ये भी इसके जो रेगुलेशन है 2018 में, वो उसके किसी भी प्रकार के मीथेनॉल के प्रोडक्शन और उसकी बाइंग सेलिंग पर बैन लगाता है। इंडस्ट्रियल पर्पज से है तो इंडस्ट्री जो ट्रेडमार्क होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, वही कर सकती है, सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ द हजार्डियस केमिकल्स रूल 1989 में ऐसी चीजों को रखना, स्टोर करना, बेचना, ये सब भी इलीगल है। उसके साथ साथ पॉइजनस एक्ट, एक एक्ट आया था पॉइजन एक्ट 1999, उसमें इसको जहर माना गया है, उसमें भी मीथेनॉल को हमने डाल रखा है, ठीक है। तो ये भी 2-4 बातें ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स प्लान टू रीनेम गया सिटी एज गया जी। तो सिंपल याद रखना, जो आपकी बिहार सरकार है उसने कल फ्राइडे को अप्रूवल दे दिया है कि जो गया सिटी है उसका नाम अब क्या होगा? गया जी, ठीक है। द डिसीजन वाज टेकन एट ए मीटिंग ऑफ द स्टेट कैबिनेट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ सेड द डिसीजन वाज टेकन बिकॉज ऑफ द सिटीज हिस्टोरिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो उसका नाम क्या रख दिया गया है? क्या रख दिया गया है? गया जी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऑनलाइनर में याद रखना। द इंग्रेडिएंट टू टर्न अराउंड न्यूट्रिशन आउटकम, समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। The analysis of India's free food grain program for 800 million people underscores a grim reality that hunger and malnutrition remains pressing concern। समझना, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 80 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है? फ्री राशन दिया जाता है। अब सोचो, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बेसिकली इसको नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के नाम से लाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था कांग्रेस के टाइम पर, बाद में इसका नाम बदल के ये कर दिया गया, सबको फ्री खाना दिया गया। और अभी देखो, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं, समझना, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण होता है, हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अच्छे से बच्चे को, तो कैसे डेवलप होगा? अगर उस माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो प्रेग्नेंट है, तो कैसे बच्चा अच्छा बनेगा, कैसे देश को आगे लेकर जाएगा? तो हमें हर चीज के बारे में सोचना होता है। बात समझ में आ रही है? और जब हर चीज के बारे में सोचते हैं, जब क्या होता है, हमारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक देश अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाता है। समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसी के ऊपर इसने बात की है। जैसे जो आपकी जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारी सोसाइटी का डीप रूटेड क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप चले जाओ, आपने देखा होगा घरों के अंदर, आप सब नोटिस करते होगे ना, आप जो सब स्टूडेंट हो, कोई लड़का होगा लड़की भी होंगी ना, आपने देखा होगा लड़के वो अच्छे से खाना खाते हैं, लड़कियां बहुत कम खाना खाती हैं। बात समझ में आ रही है। फिर बाद में धीरे धीरे विद द एज है ना, बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसके बाद उनको शरीर को न्यूट्रिशन की नीड होती है, बट उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो नहीं खाती है प्रॉपर। तो होता क्या है, वो आगे चल के कमजोर रहती है। फिर जो बच्चा होता है वो बच्चा भी कमजोर हो जाता है। तो इसमें यही सब डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके आने के बाद भी, पोषण अभियान के आने के बाद भी, याद रखना पोषण अभियान कब आया था, तो हमारे यहाँ पर एक चलती थी मिड डे मील। कौन सा? मिड डे मील, यानी कि स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता था, 1995 में आई थी, ताकि बच्चे स्कूल जाएं। और इस बहाने घर वाले भेज देते थे, चलो दिन का खाना वहां खा लेगा, शाम को इसको खाना खिलाना पड़ेगा, खेल भी लेगा, पढ़ भी लेगा। और उसके साथ साथ इस लालच में बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे। और आज देखो वही बच्चे, कोई इसरो संभाल रहा है, कोई DRDO संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, बड़े बन के कुछ ना कुछ तो बने। तो ये उस वेलफेयर के लिए काम होता है। लेकिन आगे चल के इसी मिड डे मील को 2018 में नाम बदल के क्या कर दिया गया, PM पोषण कर दिया गया। ठीक है। और इसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको क्या दिया गया, तो याद रखना इसी के अंडर में बच्चों के लिए तो था ही था, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए क्या किया गया, तो पोषण किट बांटे गए। पोषण किट का मतलब है कि उसके अंदर आपको कुछ ऐसा खाना मिलेगा जिससे आपके पेट में पल रहे बच्चे को क्या मिलेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एक अच्छा जो एक मतलब कि उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, जो आगे जाकर देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने में हेल्प करेगा। समझ गए। लेकिन फिर भी एक डाटा निकल के आया, और वो डाटा क्या कहता है समझना, कि हमने टारगेट बनाया था कि हम 2022 तक माल न्यूट्रिशन फ्री हो जाएंगे, यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के से फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्कीम्स, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंटेड नहीं है। बस वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और ये सब कौन से आर्टिकल में आता है, तो याद रखना, एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, है ना, लेकिन दूसरी तरफ हम इन चीजों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जो इनके बारे में बात करता है, तो याद रखना DPSP का आर्टिकल 42 क्या कहता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी, उनके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। स्टेट करे तो करे, ना करे तो ना करे। जैसे एम्बुलेंस, तो चाहे आप गरीब घर में रहते हो, चाहे आप अमीर घर में रहते हो, चाहे महल में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, अगर आपने 108 नंबर पे कॉल किया कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, तो महल में भी आएगी, झोपड़ी में भी आएगी, क्योंकि ये किसके लिए हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। समझ गए। तो वो आर्टिकल 42 ध्यान रखना। ठीक है। चलते नेक्स्ट द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक्स टू अंडरमाइन ए सेटल्ड क्वेश्चन। देखो हुआ क्या समझना, बेसिकली कि अभी आपने देखा होगा जो जस्टिस वर्मा वाला केस चल रहा था, उस जस्टिस वर्मा वाला केस में क्या था समझना बहुत ध्यान से, कि उसके घर पे पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो बात आती है कि इसको रिजाइन करवाओ, लेकिन वो रिजाइन करने से बजाय क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उनका। कई बार पढ़ चुकी है ना, जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रांसफर हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए या प्रयागराज जिसको नाम रख दिया गया, वहां चले गए, तो उनसे बातें उठने लगी। तो हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि यार जब नेताओं के ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं तो जज भी तो करप्टेड हो सकते हैं, और अगर जज करप्टेड हो सकते हैं तो जज को कैसे तुम जज करोगे, जज को कैसे जज करोगे कि करप्टेड है कि नहीं है। तो कहा गया इसके लिए कुछ रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए। तो आज से बहुत साल पहले एक सिस्टम आया था एनजेक, है ना, आपको याद होगा। 1981 फर्स्ट जजेस केस, 1993 सेकंड जजेस केस, उसके बाद 1998 थर्ड जजेस केस, और 2014 में फोर्थ जजेस केस, और उसके बाद आता है एनजेक। और एनजेक में कितने मेंबर थे, 6। कई बार पढ़ा है हमने। 3 कहां से थे, गवर्नमेंट से। 3 कहां से थे, तो 3 आपके कौन थे, सुप्रीम कोर्ट से। अब सोचो 4:2 में लाना है तो कोई भी एक को खरीदा जा सकता है। और जो आपका जो बेसिकली आर्टिकल 50 है DPSP का, सारे आर्टिकल DPSP के आ रहे हैं ना। आर्टिकल 50 जो है DPSP का, ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए ना। पावर दोनों की सेपरेट होनी चाहिए। एक ही आदमी लॉ को एग्जीक्यूट करे, एक ही आदमी उस लॉ को बेसिकली बनाए, और एक ही आदमी उसके ऊपर डिसीजन दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ये आर्टिकल 50 में लिखा है। तो
तो 2014 में जब एनजेक आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई ये क्या नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसको हटा दिया गया। लेकिन अब जब उस जज के घर में पैसे मिले तो फिर से एक क्वेश्चन उठने लगा कि हाँ, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। हुआ क्या कि साउथ इंडिया के स्टेट्स बहुत ज्यादा परेशान थे किससे, गवर्नर के द्वारा पास किए गए बिलों से, क्योंकि गवर्नर बिल ही पास नहीं करता था। अब सोचो, मेरी सरकार है और मैंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं जीत के आ गया, मैं करना चाहता हूं, लेकिन करने के लिए मैं लाऊंगा बिल, समझना बहुत ध्यान से। और बिल गया मेरा विधानसभा, विधानसभा से चला गया गवर्नर। गवर्नर साहब किसके बंदे हैं? प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट किसके साथ काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर, ठीक है। यही तो होता है इनडायरेक्टली, ही और सी इज द हेड ऑफ द नेशन बट नॉमिनल हेड। एक्चुअल पावर तो पीएम के हाथ में है, और पीएम की रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट किसी को गवर्नर बनाता है। तो बेसिकली गवर्नर, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि इस स्टेट में जीतकर अगर मैं ये काम ना करूं तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करता था भाई, बिल ही पास नहीं करता था और बिल को होल्ड करके बैठ जाता था। या तो भाई रिजेक्ट मार दे या फिर साइन कर दे, उस पर साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। लेकिन ये होल्ड कर लेते थे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक पास नहीं करते थे। तब तक इलेक्शन का टाइम आ जाता था, फिर मेरे सामने वाला कहेगा कि इसके बस की बात है, मैं नहीं है, मैं करूंगा ये काम, और लोगों ने मेरे को हटा के इनको बना दिया, और इन्होंने क्या किया, कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार कोई किसी ने रोका नहीं उसको। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जैसे फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा था पैसे के शेयर को लेकर, जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी मैंने पढ़ी थी लैंग्वेज को लेकर, जैसे डिलिमिटेशन में पढ़ा चुका हूँ, डिलिमिटेशन को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में किसको लेकर चलती थी? इसी चीज को लेकर चलती थी। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या, अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से कह दिया कि गवर्नर साहब, आपको कम से कम 3 महीनों के अंदर क्या करना होगा, उस बिल के ऊपर अपना जजमेंट देना होगा। या तो कैंसिल करो, रिजेक्ट करो, या उसे पास करो। और यही चीज उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए बोल दी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को आदेश दिया कि प्रेसिडेंट साहिबा आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनको पता चला कि एक जज के घर में पैसे मिले हैं, वो दोबारा से एनजेक नाम का हथियार लेकर किस पे कूद पड़े, इस पे, जैसे कल परसों हम ब्रह्मोस मिसाइल लेके कूदे थे ना पाकिस्तान के ऊपर, उसको बर्बाद कराए थे। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, एनजेक नामक हथियार उठाया और बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर से पंगे स्टार्ट हो गए। अब इवन जजों को अपनी प्रॉपर्टी भी, अपने जो एसेट थे वो भी डिजिटल करने पड़े कि देखो भाई हम करप्टेड नहीं है, इस जज की इतनी प्रॉपर्टी, इस जज की इतनी प्रॉपर्टी। ये भी हमने पढ़ा था कि 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में टोटल, 1 + 33 का कॉन्सेप्ट होता है। तो उनमें से 21 जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर दी। अब वो इस डर में है कि कहीं एनजेक आकर उनको रेगुलेट ना किया जाए, क्योंकि बेसिकली फिर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, जो तुम पिलर कहते हो डेमोक्रेसी का वो खत्म हो जाएगा। बड़ी दुविधाएं चल रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में। तो हुआ क्या, समझना बहुत ध्यान से, हुआ क्या, अभी जब ये सब हुआ तो देखो 2 आर्टिकल्स है ना, मैं दोनों डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। वो तो अच्छे आर्टिकल है दोनों, है ना, हमने पढ़े भी है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, एक कौन सा है, आर्टिकल 142 और एक आर्टिकल 143। आज मैं सिर्फ 143 की बात करूंगा, उसी के ऊपर न्यूज है, समझना। 142 कहता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको एब्सोल्यूट पावर दे देता है, कंप्लीट जस्टिस जिसे कह देते हो आप, कि मान लो कोई कुछ मुझे किसी बात पर जजमेंट देना है, कहीं लिखा नहीं उसके बारे में, समझ नहीं आ रहा मैं क्या जजमेंट दूं, तो क्या करते हैं जज, आर्टिकल 142 का यूज करता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और उसे कंप्लीट जजमेंट या कंप्लीट जस्टिस कह दिया जाता है, और वो उसका यूज करके कुछ भी डिसीजन दे देते हैं। लेकिन वो बस फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं करना होना चाहिए, याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट नहीं होना चाहिए। और व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये हर केस में सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, क्योंकि इसकी एक्चुअल कोई डेफिनेशन नहीं है। बट याद रखना, पहली लाइन लिखी है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी रिजोल्व इंडिया दिस, हम इंडिया को ऐसा ऐसा बनाते हैं, नेचर ना जस्टिस जो भी लिखे हैं। तो किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने। तो हमारे राइट्स के साथ अगर कभी कोई खिलवाड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देता है, तुरंत नल डिक्लेयर कर देता है, समझ गए। या उसके ऊपर जो जजमेंट देगा वो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। और इसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। इससे पहले जो BR गवाई बन गए, उससे पहले जस्टिस खन्ना थे, संजीव खन्ना, उससे पहले चंद्रचूड़ जी थे। अब हुआ क्या, मैटर यहीं तक नहीं रुका।
अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यूज किया आर्टिकल 143 और वो उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को अगर किसी केस में हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो हमारे भारत में सबसे बड़ा कौन है कानून को जानने वाला? तो सबसे बड़ा लॉ जानने वाला तो सुप्रीम कोर्ट ही है, इसीलिए तो वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो वो उससे डिस्कस कर सकता है। जैसे मान लो कभी कोई बिल आया लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भी आ गया, पास करना है, तो पास करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार पास कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, अच्छा है बुरा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो आर्टिकल 143 में ये लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस भी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ भी सकता है। तो हुआ क्या समझना, अब आपके समझ में आएगा। आर्टिकल 143 का फर्स्ट कहता है द प्रेसिडेंट में रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। समझ गया ना कि भाई उससे कुछ लॉ में एक प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एडवाइस ले सकता है। एंड हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज द सुप्रीम कोर्ट मे रिपोर्ट इट्स ओपिनियन, दिस इज डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी। ठीक है। आर्टिकल 143 का 2 कहता है रेयरली यूज होता है ऑन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स लाइक ट्रीटीज, तो वो भी उसमें पूछ सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रेफर्ड 1A, इसका उन्होंने फर्स्ट यूज किया लीगल क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 के 1 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने क्लैरिटी मांगी कि इसके ऊपर बिल्स पर वेदर टाइमलाइंस कैन बी मैंडेटेड फॉर प्रेसिडेंशियल, ठीक है, 2 बिल्स। क्या उसने कहा कि क्या ये टाइमलाइन है वो मैंडेटरी है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसर्न देना होगा कि वो बिल पास हो कि ना हो, समझ गए? क्योंकि जो गवर्नर होते थे वो आर्टिकल 200 का यूज करके, याद रखना, आर्टिकल 200 का यूज करके उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज देते थे, फिर प्रेसिडेंट भी उसको पास करने में बहुत टाइम ले लेता था। तो 2 साल तो गवर्नर ने कर दिए, 1.5-2 साल प्रेसिडेंट के पास पड़ा रह गया बिल और सरकार बदलने की नौबत आ गई, समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसी के केस में उल्टा फंस गया, उसको सफाई देनी पड़ रही है। ठीक है, समझ गए? तो सिंपल सा ध्यान रखना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 क्या कहता है? इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। उन्होंने कितनी बातें पूछी हैं? 14 बातें पूछी है, 14। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। शाह इनोग्रेट्स रिवैम्प्ड मल्टी एजेंसी नेटवर्क बिल्ट एट 500 करोड़ रुपीस। याद रखना, टेररिज्म से फाइट करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर बेसिकली है ना, अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया है अभी? तो उन्होंने एक नई एजेंसी बनाई है 500 करोड़ रुपए से जो टेररिज्म से फाइट करेगी। क्या नाम है? सिंपल याद रखना, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द रिवैम्प्ड मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, इंडिया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस ग्रिड built at a cost of 500 crore rupees. The network connects all police districts across India, enabling real-time sharing of intelligence among 28 participating agencies. जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, BSF है, CISF है, ठीक है, CBI है, ED है, जितने भी हमारे पास एजेंसीज हैं उन सबको एक साथ मिला दिया और उन सबको आपस में कह दिया सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करो ताकि टेररिज्म को उसके लेवल तक बिल्कुल पकड़ा जा सके या उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या बना? MAC। तो सिंपल याद रखना, पहली बार कब बना था MAC? 2001 में बना था, 2001 में, क्योंकि उसके बाद कारगिल लड़ाई हुई थी। उसके साथ साथ तुमने देखा होगा जो आपका एक प्लेन ट्रेवल कर रहा था कहां से कहां तक? काठमांडू, और काठमांडू से कहां पर जा रहा था वो? तो याद रखना आपका दिल्ली आ रहा था। ठीक है, और फ्लाइट कौन सी थी? IC-814, और उसको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया था और हाईजैक कर उसको लेकर गए थे कांधार। इसको कांधार हाईजैक भी कहते हैं ना, इस पे मूवी भी बनी है। और वहां ले जाकर वो कहते हैं कि हमारा एक मसूद अजहर, याद रखना, मसूद अजहर, और ये जो मसूद अजहर है ना, बेसिकली ये किसका फाउंडर है? तो लश्कर-ए-तैयबा इसी ने बनाया होता है बेसिकली ना। इसको अरेस्ट करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन बेसिकली हाथ नहीं आता है, और जब हाथ नहीं आता है बेसिकली तो ये अरेस्ट हो जाता है, जम्मू कश्मीर से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है।
लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फ्लाइट आ रही होती है हमारी काठमांडू से, कहाँ पर, दिल्ली, उसको हाईजैक कर लेते हैं, पहले दुबई ले जाते हैं, दुबई से फिर वापस 24 दिसंबर 1999 की बात है, और वहां से फिर वापस ले आते हैं कहाँ पे, कांधार, और कांधार पे तालिबान की हेल्प से वो कुछ लोगों को उतार देते हैं और भारत वालों से कहते हैं कि मसूद अजहर और उसके साथ 2 लोग और थे उनको छोड़ दो, तो हम इनको छोड़ देंगे पैसेंजर्स को। तो हमारी सरकार को मजबूरन, याद रखना, मजबूरन क्या करना पड़ा था, उनको छोड़ना पड़ा था। बात समझ में आ रही है? किसको? मसूद अजहर को, जिसके घर पर अभी बहावलपुर में तुमने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हमने पढ़ा था, बहावलपुर पाकिस्तान जहां पर ट्रेनिंग कैंप था, उसी आदमी ने किसको ट्रेनिंग दी थी, तो याद रखना कसाब को ट्रेनिंग दी थी, जो 26/11 जो आपके मुंबई टेरर ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर पकड़ा गया था, वो रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो उसी बहावलपुर में उसके बेस कैंप पर हमने क्या डाली थी, मिसाइलें डाली थी, ब्रह्मोस और ये सब जो भी था, ठीक है। तो वही था कौन, मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, ठीक है। तो जब ये सब इंसिडेंट हुए तो उस समय हमने क्या बनाया, एमएसी बनाया, कि हमें ऑल इंटेलिजेंस यूनिट जो है भारत की, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी, उन सबको मर्ज करके एक पोर्टल बना लेना चाहिए जिसमें सब तरह की इंफॉर्मेशन हो, ताकि टेररिज्म को कंट्रोल करना, उसको ट्रैक करना इजी बन जाए, ठीक है। इसको दोबारा से अब क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है, ठीक है। 500 करोड़ रुपया डालकर दोबारा से रिवाइव कर दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल 1 लाइन में याद रखना, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ASI कंप्लीट्स कंजर्वेशन वर्क इन लोधी एरा स्टेपवेल। देखो लोधी के टाइम पर है ना एक स्टेपवेल बना था, ठीक है, जिसको दोबारा से हमारे जो ASI है वो उसको क्या कर रहा है, उसको दोबारा से कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है ASI, 1 लाइनर में याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। कब बना था ASI, तो याद रखना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था। फाउंडर कौन थे, तो उसके फाउंडर थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ये इसके फाउंडर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। आपसे पूछेगा काम क्या करता है, तो जितने भी कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है, और लगभग अब तक ये भारत में लगभग 3600 मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर चुका है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक और भी तो होता है जिसे हम GSI कहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद रखना जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1851 में बना था, ठीक है। उसका फाउंडर कौन था, चलो मुझे बताना कौन था उसका फाउंडर, है ना, हमने क्लासरूम में पढ़ा भी है, वैसे एक बार न्यूज आई थी, ठीक है। और ये बेसिकली किसको प्रिजर्व करने का काम करता है, तो ये काम करता है आपका, याद रखना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, पहले स्टार्टिंग में कोयले की जो कोल माइंस थी उनको फाइंड आउट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करता है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए काम करता है। एक है ASI, दूसरा है GSI, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, ईरान एंड यूरोपियन पावर्स होल्ड न्यूक्लियर टॉक इन टर्की। देखो टर्की के अंदर ईरान न्यूक्लियर डील करने वाला है बेसिकली। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, यूट्यूब पर जाना और क्लैट प्रेप के चैनल पर एक सर्च करना वीडियो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। उसके अंदर हमने पढ़ा है पूरा कि जो एक्चुअल में जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, उसके पीछे ईरान का हाथ है ना। अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताना, अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें पूरा तुम्हें वो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा, 1-1.5 घंटे हमने उसमें सब डिस्कस किया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि बेसिकली ईरान चाहता है पैलेस्टाइन को, उसको इजराइल को खत्म करना, क्योंकि एक पर्सन थे अब्राहम, उनको सपने में अल्लाह आते हैं और कहते हैं कि ये जो जमीन है ना कैनान, वो कैनान किसको देना, तो कहा गया कि ये कैनान देना आप आइजैक को। उसके 3 बच्चे थे अब्राहम के, एक आइजैक, एक इस्माइल और एक और। तो उन्होंने वो इस्माइल को दे दी, और इस्माइल के बच्चे क्या बन गए, मुस्लिम, और आइजैक के बच्चे आगे चल के यहूदी बन गए, यानी कि उन्होंने यहूदी धर्म बना लिया आगे चल के, और वो दे दी उन्होंने किसे, इस्माइल को। तो वहाँ मुसलमान रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे जो वो यहूदी थे ये धीरे धीरे इकट्ठा हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने क्या किया, अमेरिका की हेल्प से कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर ली, तो ये स्टेबल हो जाते हैं कहाँ पे, वहाँ पे आके रहने लगे, कहाँ पे, पैलेस्टाइन में। और उन्होंने एक देश का नाम बना लिया इजराइल। धीरे धीरे बढ़ते गए, पूरा पैलेस्टाइन ये लोग खत्म कर गए। लेकिन अब दुखी कौन है, तो ईरान में मुस्लिम्स है, तो ईरान डायरेक्टली लड़ नहीं सकता है। तो ईरान क्या करता है, ईरान ने लेबनान में ग्रुप बना रखा है हिजबुल्ला, 1982 में बना था, याद रखना, हिजबुल्ला ग्रुप। अभी न्यूज में नहीं है आजकल, तो जो नए बच्चे हैं उनको शायद नाम भी नहीं समझ में आ रहा होगा हिजबुल्ला क्या है। पिछले साल ये साल भर न्यूज में रहा था, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देख लेना एक बार, क्या होता है हिजबुल्ला, क्या होता है हाउदी ग्रुप, है ना। ये सारे
सारे के सारे उसके प्रॉक्सी ग्रुप हैं। जैसे भारत में लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है TRF, द रेजिडेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम में टूरिस्ट को मारा था। सिमिलरली ईरान के क्या है प्रॉक्सी ग्रुप बने हुए, कौन सा, हिजबुल्लाह लेबनान में है, हाउदी है यमन के अंदर, ठीक है, आपका बेसिकली यहाँ पे बना हुआ है हमास, ठीक है, पैलेस्टाइन में, सब उसके प्रॉक्सी ग्रुप है। तो हुआ क्या कि वो उसको खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो अभी जब लास्ट टाइम ये चल रहा था ना, तो वो रशिया से हेल्प मांग रहा था कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब दे दे। अगर एक बार रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा ना, तो इजराइल को एक ही दिन में खत्म कर देगा। अगले दिन नक्शे में तुम्हें इजराइल नहीं मिलेगा, ये भी श्योर है, क्योंकि उनकी लड़ाई ऐसी चल रही है। और वीडियो देखना आप एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो चाहता है उसे न्यूक्लियर मिल जाए। उसकी क्या होने वाली है, डील होने वाली है। कहाँ होने वाली है, इस्तांबुल में होने वाली है, समझ गए। तो सिंपल सा याद रखना, कहाँ पे, इस्तांबुल में। अगर हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, हम उसको आगे चल के जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। सिंपल सा इसको ध्यान रखना, और वो लेक्चर जरूर एक बार आप देख लेना, ठीक है। एक्चुअल में उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। आपने सुना होगा इजराइल के पास आयरन डोम है, और आयरन डोम क्या करता है, किसी भी आने वाली जो ड्रोन्स या ना मिसाइल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हमारे पास S-400 है फ्रॉम रशिया, टेकन फ्रॉम रशिया, उसके पास आयरन डोम है, बट वो शॉर्ट रेंज में काम करता है, लेकिन वो सुपरसोनिक मिसाइलों को, हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तो है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो जिस दिन उसे न्यूक्लियर बॉम्ब मिला, वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल में रखेगा और सीधा किस पे डाल देगा, इजराइल पे। वो मैं नहीं कह रहा ऐसा, वो कई बार बोल चुका ईरानी बात ऑफिशियली। तो उसके डील करने वाला है। तो उसके लिए कौन किसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक तरफ ट्रम्प साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा ना, भारत पाकिस्तान के बीच में आगे मीडिएटर बन गए कि मैंने कहा कि ट्रेड करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, मीडिएटर बन गए। तो प्रॉब्लम इनको हो जाएगी कि वहां पर होने वाले उस युद्ध को, उस बैटल को कौन रोक पाएगा, समझ गए। तो देखते हैं क्या होता है, एक बार ये डील हो जाए, उसके बाद देखते हैं उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।